हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत ही आदरणीय हमारे गेस्ट हैं। आप हैं इंजीनियर संजीव वर्मा जी, जिन्हें संस्कारधानी के लोग सलील जी के नाम से भी जानते हैं। और आपने हिंदी भाषा की साहित्य की कम से कम जो सेवा है, मेरे हिसाब से आचार्य जी 50 वर्षों के अधिक आपने हिंदी भाषा की सेवा की है। इतनी मेरी उम्र भी नहीं है। और आप सरकारी विभाग से रिटायर हो हैं और एक अपना जो पूरा एक जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए और उसके साथ इन्होंने साहित्य का पूजन किया है, उसके लिए बहुत इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो आचार्य जी, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। शोभित भाई, आपका और पॉडकास्ट के सभी दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आपका रुझान ये साहित्य के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति किस तरह से, एक आप इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? शोभित भाई, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस परिवार में जन्म मिला जिसे हम लोग मस्जिदी या कायस्थ कुल कहते हैं। जी। तो हमारे इष्ट देवता जो हैं चित्रगुप्त जी, वही कलम और दावत लिए हुए हैं। तो हमारे खून में, संस्कार में ही साहित्य और शब्द ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के प्रति लगाव आता है। जी। और मेरी माता जी खुद भी एक अच्छी कवियत्री थी, शांति देवी वर्मा। मेरी बुआ श्री महेशी महादेवी वर्मा, उनका अपना एक स्थान साहित्य में है। तो मुझे उनके चरणों में बैठकर कुछ सीखने का, पढ़ने का मौका मिला और ईश्वर की कृपा से कुछ कार्य कर पाया। तो आचार्य जी, मैं एक पूछना चाहूँगा अपने युवा साथियों के लिए कि आपकी क्या उम्र रही होगी उस समय जब आप इस साहित्य की तरफ जुड़ाव आपका बना? शोभित जी, साहित्य तो बचपन से जब हमारी माताएं हमें लोरियां सुनाती हैं वहां से हमारे कानों में घुसना शुरू हो जाता है। सही बात है। और उन लोरियों को सुनकर जो एक शिशु होता है, वो अगर उसकी कोई पीड़ा है तो उसको भूल जाता है, दर्द को भूल जाता है, रोता है तो मुस्कुराने लगता है। और वहाँ से जो साहित्य का भाव और रस मन प्राण में समाहित होता है, तो वो आपके साथ जैसे खाना पानी शरीर में जाता है, वो आपकी आत्मा में घुलता है और फिर वो समय पाकर व्यक्त होता है। शालेय स्तर पे हमारे जो स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, स्वतंत्रता दिवस का, गणतंत्र दिवस का या महापुरुषों की जयंतियों का, जी, वहाँ हम अपनी अभिव्यक्ति दे पाते हैं। और मुझे माध्यमिक कक्षाओं से ही स्टेज के ऊपर कुछ नाटक और एकांकी वगैरह खेलने का भी मौका मिला। तो उस दृष्टिकोण से वहाँ भी कुछ ना कुछ साहित्य के साथ संपर्क जुड़ता रहा और अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिलता रहा। आचार्य जी, ये भी एक आपकी बात से मुझे ध्यान आया कि अभी भी हमारे बीच में बहुत से युवा रहते हैं, तो वो स्कूल कॉलेज में कई बार कोई अपनी एक रुचि या उनकी जो भी हॉबी हो, साहित्य में हो या डांस में हो, कल्चरल जो हॉबीज़ होती हैं, उसमें काफ़ी समय देते हैं क्योंकि उस समय उनको पढ़ाई के अलावा कोई और कार्य नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे वो अपने जॉब में आते हैं तो फिर धीरे धीरे उनकी ये हॉबीज़ और ये जो चीज़ें हैं कल्चरल, ये छूटता जाता है। बहुत से लोगों का छूट जाता है या उसमें वो करियर बनाने का नहीं सोचते। तो आप भी सरकारी विभाग में इतने समय तक रहे, तो उसके साथ आप इस हिंदी भाषा के लिए की सेवा में कैसे सामंजस्य बिठाते रहे? शोभित भाई, हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है जी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे लिए हिंदी गर्व का विषय नहीं है। हमारी शिक्षा का माध्यम अधिकतर आंग्ल भाषा हो गया। सौभाग्य से हम लोग जब पढ़े थे, हमारी प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में हिंदी ही माध्यम होता था और हमें ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। होशंगाबाद में जब मैं माध्यमिक कक्षाओं में था, तो श्री सुरेश उपाध्याय जो हिंदी के बड़े सशक्त व्यंग्य कवि हैं जी, तो वो मेरे हिंदी के शिक्षक थे। जी एस शर्मा जी, सुरेंद्र कुमार मेहता जी, ये तीनों लोग जो थे, ये हिंदी इनकी बहुत अच्छी थी और इन्होंने हिंदी में लगातार हम लोगों को प्रेरित किया कि हम अपनी बात अच्छे से अच्छे तरीके से कहें और अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़ें। तो आप हिंदी पढ़ें या अंग्रेजी पढ़ें, उसमें कोई विवाद नहीं है। माँ सरस्वती की जितनी भाषाएं हैं उनके वस्त हैं। जी। कभी वो हिंदी की साड़ी पहन लेती हैं, कभी बांग्ला की साड़ी पहन लेती हैं, कभी उर्दू की साड़ी पहन लेती हैं, कभी अंग्रेजी की साड़ी पहन लेती हैं। तो हर साड़ी में माँ की छवि तो सुहानी लगती है बच्चे को। सही बात है। जी। तो इसीलिए एक भाषा में लिखने का अर्थ अन्य भाषा या बोलियों से कोई बैर नहीं होता। जी। दुर्भाग्य से भारत में भाषा जो है राजनीति का विषय बन गई। भाषावार प्रांतों की रचना हुई और उसके बाद कुछ भाषाओं को एक विशिष्ट अनुसूची में शामिल कर दिया गया, तो अन्य भाषाओं के मन में उनके प्रति द्वेष आ गया।
कि हाँ, केवल ये यही क्यों हमारी क्यों विशेषण हो नहीं। रही है जी। देश के हर कोने में ये आंदोलन होने लगे कि हमारी भाषा को उसमें जोड़ दो, जबकि उसमें जोड़ने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ उस अनुसूची को ही खत्म कर दो। भाषाएं सरकारों और सचिवालयों के सहारे जिंदा नहीं होती। जी भाषा लोक से आती है, लोक ही उसका प्रयोग करता है, लोक ही उसको जिंदा रखकर बढ़ाता है। तो हमारे ये जो बच्चे हैं ये भी तो लोक से ही आते हैं, जी आम जन के परिवारों से आते हैं। इन बच्चों को हर भाषा अच्छी लगेगी अगर उस भाषा में उनको ऐसा ज्ञान मिले जो उनके लिए उपयोगी हो। उपयोगी आज हमारा बच्चा क्यों हिंदी से भागता है या अंग्रेजी को पकड़ता है, उसके पीछे आर्थिक कारण। हमारे पहले ये कहा जाता था श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासम फलदायकम, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान पाना था। जी। आज किसी बच्चे से पूछें कि शिक्षा का उद्देश्य तो ज्ञान नहीं है, आज शिक्षा का उद्देश्य आजीविका पाना, आजीविका, नौकरी पाना है या जॉब करना। हम बच्चे को कहते बेटा जल्दी से बड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ का क्या अर्थ है? कि आप जल्दी नौकरी आप या अपनी व्यवसाय रोजी में रोटी करने लगो, रोजी-रोटी कमाने करने। लगो, खाने लगो और परिवार को सहायता करने लगो। तो जब बच्चे का लक्ष्य ही हमने अर्थोपार्जन बना दिया, ज्ञान उपार्जन नहीं है, तो अर्थ जहां से आएगा बच्चा वही वहीं पढ़ेगा। पर करेगा। अब हमारे पास जो तकनीकी शिक्षा है, खासकर अभियांत्रिकी की हो, चिकित्सा की हो, संगणक की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, ये सब हमने पश्चिम से ली हुई है। जी तो जब हम पश्चिम से ज्ञान ले रहे हैं तो पश्चिम का ज्ञान पश्चिम की किताबों में उनकी भाषा में। जी हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम रूस की तरह, जर्मनी की तरह, जापान की तरह उस ज्ञान को अपनी भाषा में अनुदित करते, अनुवादित करते, रूपांतरित करते जी और फिर अपनी भाषा में बच्चों को पढ़ाते। हमारी सरकार की जो नीतियां हुई कि हमने पश्चिम की किताबों को लेकर अपनी शिक्षा पद्धति में लागू कर दिया। तो अब बच्चे को अंग्रेजी की किताबें जब मिलेंगी किसी भी विषय की और उसको उस विषय में दक्षता पानी है तो उसे अंग्रेजी में दक्षता पानी होगी, तो अंग्रेजी भाषा पढ़ेगा, अंग्रेजी के साहित्य पढ़ेगा। और भाषा जो है वो संस्कार की जननी होती है। जब वो अंग्रेजी भाषा पढ़ेगा तो अंग्रेजी भाषा के संस्कार ग्रहण करेगा, जी और जब वो अंग्रेजी भाषा के संस्कार लेगा तो वो बसंतोत्सव नहीं मनाएगा, वो पश्चिम के त्योहार मनाने लगेगा, सही बात। वैलेंटाइन डे मनाने लगेगा। और फिर हम ये कहेंगे कि हमारी पीढ़ी जो है ये पथभ्रष्ट हो रही है। तो ये मैं बच्चों का दोष नहीं मानता हूँ इसमें हमारे समाज और हमारी सरकार का दोष है। और हमको बहुत तेजी से, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ जब भी मिलता हूँ, जी कि हमको अपनी पूरी तकनीकी ज्ञान जो हमको है उसको हिंदी में पुस्तकाकार रूप में लाना चाहिए। जी और पाठ्यक्रम के अनुसार हमको पुस्तकें बनानी चाहिए हिंदी में, जिसको हमारे तकनीकी क्षेत्र के बच्चे पढ़ें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्ञान जल्दी ग्रहण करता है, जल्दी समझता है और ज़्यादा समय तक याद रखता है। नहीं, और ये सही भी अच्छा है जी, हम सबने अनुभव किया है कि अगर अपनी मातृभाषा में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा समय तक या वैसे याद रहती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहीं दूसरी चीज़ में ध्यान दें कि उसको पढ़ें या फिर वो उसको फिर याद रखना पड़ता है। एक ज़बरदस्ती याद रखना पड़ता है और एक याद रहता है, वैसा फ़र्क आ जाता है। वही अंतर है, जब आप किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं तो पहले आप अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, जी फिर उसको उस भाषा में अनुवादित करते हैं और फिर उस भाषा में बोलते हैं। जी और चूंकि दूसरी भाषा का शब्द भंडार बड़ा सीमित होता है तो आपके पास विकल्प नहीं होते कि आप अपनी बात को किस तरह से व्यक्त कर पाएं। तो अच्छा जी, ये तो वास्तव में एक आपने ऐसा विषय उठा दिया कि जिसको मतलब इसके लिए तो एक पॉडकास्ट हमको अलग से करना पड़ेगा कि इस हिंदी भाषा के उस पर ये बहुत ही सही जानकारी। और आपने जिस तरह से बताया माता सरस्वती की साड़ियाँ हैं, सभी अलग अलग भाषाएं, तो माता का तो कोई भी रूप हो सब अच्छा लगता ही है। तो अच्छा जी, जो हम जिस प्रश्न से इस पर आए थे इस विषय पे कि जो बैलेंस करना रहता है एक अपने किसी कार्य को करते हुए, ये साहित्य सेवा करनी है, चाहे आप कोई भी साहित्य के, आप इंग्लिश हिंदी जिसमें भी इच्छुक हो, तो वो बैलेंस आपने कैसे अपनी उसमें मेंटेन किया? केवल साहित्य नहीं होता, जीवन में आपको संतुलन तो हर क्षेत्र में बैठाना पड़ता है। हाँ आप बच्चे हैं तो आपको माता पिता की बात माननी है, जी ये आपको पहला आदर्श। जी शाला में गए तो आपको गुरु की बात माननी है। जी अब अगर मान लीजिए गुरु की बात और माता पिता की बात में कोई अंतर है तो आपको एक संतुलन बनाना पड़ेगा। सही बात। घर में आप भाई बहन हैं, पड़ोस के बच्चे भी खेलने आते हैं,
आपको भाई बहनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, पड़ोस के बच्चों से कैसे करना है, एक संतुलन बैठाना बैठाना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे समाज में बाहर जाएंगे तो आपको समाज के लोग मिलते जाएंगे, उनके साथ आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। और जब तक आप ये संतुलन बढ़ा के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको एक कक्षा में आप पहुंच गए, वहां आपको 6 विषय मिल गए, 6 विषयों में परीक्षा होनी है, आपको फिर संतुलन बनाना है। तो मुझे इस विषय को कब पढूं, कितना पढूं, इसको कितना पढूं, इसको कितना पढूं। यहाँ तक कि आप जब प्रश्न पत्र हल करने गए तब भी आपको देखना 3 घंटे के अंदर मुझे इतने प्रश्न इतने करने हैं। प्रश्न हल करने हैं। आप अपने बच्चों को हमेशा बताते संतुलन बनाओ, सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ लो, कौन कौन से प्रश्न तुमसे सबसे अच्छे बनते हैं, उसको सोचकर मुझे ये हल करना है, ये छोड़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो सबसे अच्छे से बनता है उसको सबसे पहले करो, सबसे कम समय में। और फिर बाद में आपको अगर कुछ कम भी पड़े समय तो वो छूटे जो आपसे कम बनता है या नहीं बनता है। मतलब अगर संतुलन हम बचपन से ही बना रहे हैं, जो आपने बताया, तो मैं जब आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, हाँ सही बात तो है कि हम भी बचपन से ये चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। तो जॉब में भी आने के बाद आदमी अगर चाहे, अगर उसके अंदर वो चीज़ हो, तो वो संतुलन बना सकता अपने है। आप बनेगा। अपने आप क्योंकि बनेगा। आप कोई भी नौकरी करेंगे, सरकारी करें या निजी करें या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में करें, आपका कुछ एक कार्य तय किया जाएगा कि आपको ये कार्य करना है, कुछ घंटे जी। दिए जाएंगे, इस समय के बीच में करना है। तो आपको उस लक्षित समय में, टारगेटेड पीरियड में वो काम कर देना है। उसके बाद घर की जिम्मेदारियां भी हैं। सही बात है। कोई घर में बीमार आजार है, आपके माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, उनको भी देखना है। फिर आपको सामाजिकता, किसी दोस्त के यहाँ कोई परेशानी है, शहर में कोई चीज़ हो गई, कोई अनरेस्ट हो गया, दंगा हो गया, तो आपको वहाँ भी संतुलन बैठाना पड़ेगा कि मैं दंगा का क्षेत्र को छोड़ के अपने ऑफिस में कैसे जाऊँ, इस सड़क को छोड़ के इस सड़क से जाऊँ। मतलब कुल मिला के संतुलन बैठाने का अगर आप चाहेंगे तो वो राह निकल जाएगी। हाँ, जहाँ चाहो वहाँ रहा। अच्छा आचार्य जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जी, इतने 50 वर्षों से आप इसमें हैं और कई अनुभव आपके साहित्य में, इस क्षेत्र में हुए होंगे, पर एक ऐसा अनुभव जो कभी ऐसा होता है ना कि हम, कुछ एक अनुभव ऐसा होता है जो कभी नहीं भूल सकते, या बहुत अनुभव हो तो उसमें एक पहला अनुभव ऐसा होता है कि कोई पूछे तो हम वो एक अनुभव ऐसा बताते हैं, अच्छा या बुरा दोनों में से कोई जरूरी, जो एक अनुभव आप कभी नहीं भूल सकते। देखिए, एक अनुभव तो मुझे याद है, मैं माध्यमिक कक्षा का विद्यार्थी था, वो गांधी जयंती का कार्यक्रम था। जी। और गांधी जयंती पर बहुत से बच्चों को बहुत सी चीज़ें, कुछ को कविता पढ़नी थी, कुछ को भाषण हाँ। पढ़ने थे, किसी को एकांकी वगैरह होने थे। जी। मुझे एक कविता पढ़ने को थी। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ जानता ही था, और मुझसे पहले के एक दो वक्ता थे, वो थोड़ा सा कुछ कम बोल गए। जी। जो चीज़ बोलना थी वो पूरा नहीं बोल पाए। मुझे मालूम था कि इनको ये और बोलना था, और नहीं बोल बोलना पाए। चाहिए। मैंने शुरू किया तो मैंने उन वक्ताओं का जो छूटा हुआ अंश था वो भी बोल दिया, फिर कुछ और आगे भी बोल दिया और अपनी बात भी कह दी। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ा तीर मारा। अब उसमें मेरे जो गुरुदेव थे सुरेश उपाध्याय जी, उनका अनुज देवेश उपाध्याय, जिसने फिर रूस से जाकर बीटेक वगैरह किया, जी। जी। और आजकल भोपाल में है, तो देवेश उपाध्याय भी बोल रहे थे। वो गड़बड़ी क्या कर गए कि जो बोलते समय अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका सही उपयोग नहीं कर पाए, तो वो 2-3 बार बोल गए कि आज हम लोग गणेश जयंती पर ये कर रहे हैं। अच्छा, गणेश जयंती। तो गांधी जयंती की जगह 3 बार गणेश जयंती बोल गए। और उसके बाद हमने ये कर दिया, कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब हुआ। अब उसके बाद हम लोग पहुंचे सुरेश उपाध्याय जी के पास कि शायद हम लोगों को गुरु जी के पास की हाँ, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सब ठीक रहा। उनने उठा के 2 तमाचे हमको लगाए, 2 तमाचे उनको लगाए। बोले तुमको ये समझ में नहीं आता कि अगर तुमने एक बार गणेश जयंती गलती से बोल दिया तो आगे बढ़ जाते, तुम वही अटके क्यों थे कि बार बार गणेश जयंती, भाई ठीक है तुम भूल गए, घबराहट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसको गलत हिस्से को बार बार क्यों दोहरा रहे हो, आगे बढ़ जाओ, गलती क्यों दोहरा रहे हो। और बोले तुम क्या समझते हो कि तुम वेदव्यास हो। ये जितने लोग बैठे हैं वो सब तुमसे ज्यादा विद्वान थे वहां, उनको तुमसे भी बहुत ज्यादा मालूम था। तो अगर वही लोग पूरा अपना ज्ञान उड़ेलने लगते तुम लोग बोल ही नहीं पाते। अच्छा, वो आपके लिए बोल रहे थे कि आपने पीछे वालों को भी बोल दिया, आगे वालों तुमको जो बोलना था तुम वहीं तक सीमित रह के अपनी बात बोलो। तुमने बोल दिया तो तुम्हारे बाद वालों को बोलने के लिए अवसर तो वो तो कुछ बचा ही नहीं। तो मतलब मुझे भी एक तरह से वो सीख मिली और देवेश को भी सीख मिली। तो ये साहित्य में हमारा सबसे पहला अनुभव ये था जो हम लोगों ने ग्रहण किया। ये तो वास्तव में ऐसा अनुभव है कि जो भूल नहीं सकते, कि सही बात है, एक मंच से कुछ गड़बड़ होती है तो वो फिर हमेशा याद रहती है, ऐसा कई बार। और शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि वो आपको सही रास्ता सही दिखाए रास्ता कि आपको ये जो संतुलन है वो बनाना है। संतुलन बिगड़ेगा तो शिक्षक उसको आपको तुरंत समझाएगा।
अच्छा अजय जी, जैसे कोई एक क्योंकि हमारे व्यूअर में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो साहित्य से जिनका जुड़ाव नहीं होगा या हिंदी भाषा के प्रति रुचि होगी लेकिन कुछ अभी तक उन्होंने उसमें किया नहीं होगा, तो उनको थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताइए कि किस तरह की विद्याएं होती हैं जिस पे वो काम कर सकते हैं या कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, साहित्य से जुड़ने की तो कोई उम्र नहीं होती है और कोई क्षेत्र नहीं होता है। जी। जहाँ तक सांस है, जब तक आस है तब तक साहित्य है। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि लोरी के साथ आप साहित्य को, और लोरी के पहले भी जब माँ कुछ गुनगुनाती है, आप माँ के गर्भ में होते हैं तो भी आप माँ की बात को सुनते हैं। माँ अगर प्रसन्न होकर गाना गाना हो तो गर्भस्थ शिशु जो है उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया होती है। जी। माँ अगर दुख में हो तो गर्भस्थ शिशु संकुचित हो जाता है। ये जी। तो हमारा चिकित्सा विज्ञान भी कहता है, मनोविज्ञान भी कहता जी। है। तो आप दुनिया में आने के पहले ही भाषा से, साहित्य से, संवेदनाओं से जुड़ जाते जुड़ हैं जाए। और वो पूरी जिंदगी आपके साथ चलता है। उस साहित्य में आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे राजेंद्र अनुरागी की दो पंक्तियां हैं कि आज सारा देश मेरा लाम पर है, जो जहां भी है वतन के काम पर। काम पर। तो मैं ये कहता हूँ, आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में हैं, आप भाषा के मोर्चे पे तो हैं। आप बिना बोले तो, संवाद के बिना तो काम नहीं कर रहे हैं ना। बोलना तो पड़ेगा ही। तो आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप रिक्शे वाले हैं, आप गल्ले वाले हैं, आप किराना व्यापारी हैं, आप भाषा का निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और हम जब आम भाषा बोलते हैं, उस भाषा के साथ साहित्यिक भाषा में थोड़ा सा अंतर होता है। आम भाषा में हम व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं देते या कई बार शब्दों के सही अर्थों का ध्यान नहीं देते। साहित्य में हम शब्दों को उसके सही अर्थ में, शब्दकोशीय अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा एक शेर सुनिए। क्यों पूछते हो राह यह जाती कहाँ है? क्यों पूछते हो राह ये कहाँ जाती? क्यों पूछते हो राह यह जाती कहाँ है? आदमी जाते हैं नादां, रास्ते जाते नहीं है। सही बात। ये आम भाषा जो हम बोलते हैं कि रास्ता जा रहा, रास्ता तो नहीं जा रहा ना, आदमी जा रहा है। आदमी जा रहा है। तो यही अंतर आम भाषा में और साहित्यिक भाषा में है कि हम, साहित्यिक भाषा का अर्थ अत्यधिक परिशुद्ध भाषा होना या संस्कृतनिष्ठ भाषा होना या बहुत कठिन भाषा होना नहीं है। ऐसा नहीं है। भाषा को सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए और अपनी अर्थवत्ता के साथ क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाह रहे हैं वो क्लियर वो कह पाए। तो आचार्य जी, जैसे ये तो एक बात हो गई कि मतलब सरलता से इसमें इस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं। इसमें और क्या क्या विद्याएं होती हैं? जैसे एक आम आदमी तो यही समझता है कि भाई या तो कविता होती है या तो कहानी होती है, तो इसमें और देखिए, कुल बात यह है कि पूरा साहित्य या पूरा भाषा का जो क्रिया व्यापार है जी संवेदनाओं से उत्पन्न होता है। जब आपको कोई वेदना अनुभूत होती है, हर्ष की या विरह की, उस अनुभूति की अभिव्यक्ति हम करते हैं और हर जीव करता है, सिर्फ मनुष्य नहीं करता, पशु पक्षी भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं। जी। जगदीश चंद्र बसु जी का तो प्रयोग ही वही कि आप एक चक्कू लेकर किसी पौधे को काटने पहुंच जाए तो डर जाता है, सिकुड़ जाता है, सहम जाता है, तो पौधे पर, कली पर असर होता है, तो आप पर भी होता है। तो ये जो संवेदना है, अनुभूति को अभिव्यक्त करने का नाम साहित्य है। और इसके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन शिक्षा अपेक्षित इसलिए है कि शिक्षा से आप बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाते हैं। हमारे यहाँ तो कबीरदास जैसे साहित्यकार हुए जो निरक्षर थे, गुरु नानक निरक्षर थे, रैदास निरक्षर थे, मीरा भाई कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन इनका साहित्य अमर है। तो साहित्य के लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं है, लेकिन इनके साहित्य को अगर आप पढ़ें तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी उसमें जो लय होना चाहिए वो गौड़ है, अर्थ गांभीर्य प्रमुखता है। छंद की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कहीं उसमें छंद दोष दिख सकता है। भाषा की दृष्टि से बात करें तो ऐसे भाष्य शब्द मिल सकते हैं जिनके वो अर्थ नहीं होते जिसमें उन्होंने उपयोग किया। जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसलिए कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं क्योंकि कबीर शब्दकोशीय अर्थ से भिन्न अर्थ में शब्द को प्रयोग करते हैं। और कमाल यह है कि जब कबीर ये प्रयोग करते हैं कि उन्होंने शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ है उससे भिन्न अर्थ में प्रयोग किया तो आम जनता उसको ग्रहण कर लेती है। जी, उसका इतना प्रभाव इतना, मतलब उसकी सटीकता इतनी, सटीकता, इतना सटीक शब्द है वो
कि आपको शब्दकोश बदलने पड़ेंगे, उसमें लिखना पड़ेगा कि इससे यह अर्थ भी निकल सकता है। तो आचार्य जी इसका जिस्ट मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मेन ये बात अपने उसमें रखिए कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो भी अच्छी भावना मतलब हैं कि मतलब कुछ अच्छे अनुभव हैं, खराब अनुभव जो भी है, उस भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है साहित्य। आपने और प्रेशर कुकर तो देखा, हाँ हम भोजन बनाते हैं, जी, भाप ज़्यादा हो तो प्रेशर कुकर विसल से निकाल देता है, हाँ तो ना निकले तो बर्स्ट हो जाता है। तो आप जो अनुभव कर रहे हैं, आपकी जो अनुभूतियां हैं अच्छी या बुरी, अगर आप उसको अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो वो सब आपके मस्तिष्क में रहकर बर्स्ट हो जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। तो इसलिए मस्तिष्क को शांत रखने के लिए आपको अपनी भाव को निकाल जो है उसे आप अभिव्यक्त कर दें। इतना ध्यान रखें कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मित्रों के बीच में अभिव्यक्त कर सकते हैं वो वहाँ करें, कुछ अपने भाई बहनों से कह सकते हैं वहाँ कहें, कुछ माता पिता से कह सकते हैं वहाँ कहें, जो शिक्षकों से कह सकते हैं वहाँ कहें, लेकिन हम अभिव्यक्त कर दें। और जब हमारे पास ऐसा उचित माध्यम ना हो तो एक तरीका होता है कि हम अपने आप को किसी कहानी के पात्र के रूप में ढाल कर अभिव्यक्त कर दें, सही बात। किसी कविता के रूप में अभिव्यक्त कर दें। वो ज़्यादा आसान है कि हमारा कोई रहस्य या हमारी कोई पीड़ा, जैसे वो कहते हैं रही मन निज मच की व्यथा मन ही राखो गोई, सुन हंस लेंगे लोग सब बांटना नहीं है कोई। तो अगर आप वहाँ हंसी के पात्र नहीं बनना चाहते हैं तो किसी तो और आप रचना के माध्यम से कह दें। नहीं, ये मैंने देखा कई चीज़ें हैं जो चाहे मतलब जो एक कवि हो, चाहे एक मतलब लेखक हो, लघु कथा लिखते हो या कथा लिखते हो, तो वो बहुत सी ऐसी बातें लिख देते हैं जो समाज में है, कई बार हम कह नहीं पाते या उसमें संकोच करते हैं या बहुत मतलब अपनी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक उदाहरण के तौर पर कभी सरकार की भी बुराई करनी होती है तो कवि अपनी कविता के माध्यम से कर देता है। तो ये बात सही है। तो मतलब आचार्य जी मतलब इसमें चाहे कविता से शुरू करें चाहे कथा से उससे अपनी अंतर बात को नहीं रखना पड़ता। चालू कर दें। बात कहने के दो तरीके हैं, एक हम पूरा वाक्य बनाकर कहते हैं जिसको हम गद्य कह देते हैं, दूसरी पंक्ति में हम लय पर ध्यान अधिक देते हैं कि उसको हम गाकर कह सकें या लयात्मक रूप से कह सकें तो वो पद्य हो जाता है। तो मुख्य दो विधाएं हैं। एक तीसरी विधा चंपू भी कही जाती है, लेकिन चंपू काव्य भी काव्य में ही आता है जी। तो इसलिए गद्य और पद्य दो विधाएं हैं, उसमें से आप जिसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें या अपनी बात रखना है। सहज महसूस करें उसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं। दोनों के गद्य के भी कई प्रकार हैं। गद्य में उपन्यास है, गद्य में कहानी है, गद्य में लघु कथा है, गद्य में व्यंग्य लेखन है, गद्य में आपका निबंध है, गद्य में संस्मरण है, गद्य में आत्मकथात्मक निबंध हैं, रेखा चित्र हैं, बहुत सारी विधाएं गद्य में हैं। पद्य में भी हैं, गीत हैं, गजल हैं, छंद हैं, करोड़ों प्रकार के छंद हमारे यहाँ हैं। तो आप अपनी बात किसी भी रूप में कह सकते हैं। आचार्य जी इतनी बातें हुई हमारी, अब इसमें हमारे कई युवा साथी या कई आपने जैसा कहा साहित्य की कोई उम्र नहीं है, कभी भी आप चालू कर सकते हैं। उन सबके लिए एक संक्षिप्त में कोई संदेश आप अगर देना चाहते हो तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। मैं दो दो पंक्तियों में कुछ बात कहता हूँ और फिर एक गीत आपको देता हूँ जिसमें आपको संदेश मिलेगा। एक तो दोहा मैं देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जन्म ब्याह राखी तिलक, जन्म ब्याह हमारे राखी जीवन के तिलक। महत्वपूर्ण अवसर। जन्म ब्याह राखी तिलक, गृह प्रवेश त्योहार, सलिल बचा, सलिल पानी को बचा। बचाएं। अगला विषय तो पानी के लिए होना है। सलिल बचा, पौधे लगा, पर्यावरण इसकी मांग कर रहा है, दें पुस्तक उपहार। बहुत जब आप पुस्तक देते हैं तो पूरा ज्ञान का भंडार किसी को देते हैं। पानी बचाओ, पौधे लगाओ और पुस्तक के रूप में आप उपहार उपहार दीजिए। दें। बहुत ही वास्तव में सीखने वाली बात है। हमारी सामाजिक जो रूढ़ियां हो जाती हैं उनको लेकर दो पंक्ति कही है कि बाप की दो बात सह नहीं पाते। आधा घर की कहानी है, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं कि बाप की दो बात सह नहीं पाते, अफसरों की लात भी प्रसाद है। प्रसाद। हर नौकरी पेशा की कहानी। सही बात है। एक और देखेंगे, जब तलक जिंदा था रोटी न मुहैया थी। जब तलक जिंदा था रोटी न मुहैया थी, मर गया तो तेरही में दावतें हुई। और होता भी ऐसा है। हमारे समाज की कुरीतियां हैं और हम लोगों ने इसलिए प्रस्ताव पारित किए हैं अखिल भारतीय कायस्थमा सभा और अन्य मंचों से त्रयोदशी भोज बंद किए जाएं। अगर आपकी बहुत भावना है तो आप अनाथालय में जाके लोगों को खिला दें,
वृद्धाश्रम में लोगों जो भूखे हैं उनको खिला दें। सही बात। आचार्य जी, निश्चित ही ये तीन जो आपने जो बातें कही, एक अपने एक लय में कविता के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, उससे वास्तव में ठंडे दिमाग से मैं भी सोचूंगा और व्यूअर्स भी सोचेंगे तो बहुत कुछ सीखने को है। शोभित भाई, हम लोग नर्मदा के बेटे हैं, नर्मदा किनारे रहते हैं, और नर्मदा की व्यथा पर एक छोटा सा गीत देना चाहता बिल्कुल हूं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उससे भी एक संदेश लोगों सही तक बात है, माँ पहुंचेगा। नर्मदा। और ये सिर्फ नर्मदा की बात नहीं है, हर नदी की बात है। जी। एक गीत के माध्यम से मैंने व्यक्त की है। नदी मर रही है, नदी मर रही है, नदी नीरधारी, नदी जीवधारी, नदी मौन सहती उपेक्षा हमारी, नदी पेड़ पौधे, नदी जिंदगी है, भुलाया है हमने नदी माँ हमारी, नदी ही मनुष्य का सदा घर रही है। पुरातत्ववादी बताते हैं आदि मानव कहाँ घूमता था? नदी के किनारे। नदी ही मनुष्य का सदा घर रही है, नदी मर रही है, नदी मर रही है, नदी वीरदानी, नदी चीरधानी, नदी ही पिलाती बिना मोल पानी, नदी रौद्र तनया, नदी रौद्र तनया, नदी शिव सुता है। नदी का रौद्र रूप हम बरसात में देखते हैं, और शिव सुता होकर वो कल्याणमयी रूप हम ठंड में देखते हैं, गर्मी में देखते हैं। कि नदी रौद्र तनया, नदी शिव सुता है, नदी सर सरोवर, नदी दीन मानी, नदी निज सुतों पर, नदी निज सुतों पर सदैव डर रही है, नदी मर रही है। नदी है तो जल है, नदी है तो जल है, जल है तो कल है, नदी में नहाता जो वो बेअकल है, नदी में जहर घोलती देव प्रतिमा, नदी में बहाता मनुज मैल मल है, नदी अब सलिल का नहीं घर रही है, नदी मर रही है। अब मैं अभियंता हूँ, एक कर्तव्य बनता है कि मैं उसका उपाय ही बताऊं कि नदी खोद गहरी, नदी को बचाओ, नदी खोद गहरी, नदी को बचाओ, नदी के किनारे सघन वन लगाओ, नदी को नदी से मिला जल बचाओ, नदी का न पानी निरर्थक बहाओ, नदी ही नहीं यह सदी मर रही है, नदी मर रही है, नदी मर रही है। और अंतिम बंद है कि नदी भावना की बहे हर हरा कर, नदी भावना की बहे हर हरा कर, नदी कामना की सुखद हो दुआ कर, नदी वासना की बदल राह गुम हो, नदी कोशिशों की हंसे हम बहा कर, नदी विश्व की, नदी देश की विश्व बन फल रही है, नदी देश की विश्व बन फल रही है, नदी मर रही है, नदी मर रही है। आचार्य जी, मैं तो ये सुन के उसके पूरे भाव में खो गया, और मैं व्यूअर्स से भी कहूँगा कि इस वीडियो को जब ये आएगा आपके पास तो इसको दोबारा से पीछे रिवाइंड करके इस चीज़ को सुनिएगा। बहुत ही ऐसे गहरे भाव हैं जो हम जो चीज़ें करते हैं हम, पर दैनिक दिनचर्या में ऐसा लगता है कि नहीं अब ये तो हो रहा है, कई चीज़ें गलत भी होती रहती हैं, पर ये वास्तव में बहुत नदी के प्रति एक, और आपने अभियंता होकर उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो आचार्य जी, मैं आपका एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स की तरफ से, आपका और सभी श्रोताओं का, सभी वक्ताओं का, सभी दर्शकों का, आपने चैनल का बहुत बहुत आपने आभार कि अपना आपने इतना मूल्यवान समय दिया। और मैं आगे भी आपकी, क्योंकि इतने एक संक्षिप्त 25-30 मिनट में पूरी बातें समाहित करना, आपके साथ वार्ता करना संभव नहीं है, तो मैं व्यूअर्स को भी बताता हूँ कि आगे भी हम आचार्य जी के साथ और भी विद्याओं पे और भी चीज़ों पे आपके लिए पॉडकास्ट या वीडियोस लाएंगे। तो आचार्य जी का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। धन्यवाद। वंदे भारत भारती। वंदे